सोहाम, कितनी बार कहा है तुम्हें कि ये मीरा और सिया के हाथों का बना खाना मेरे आगे मत रखा करो। इनके हाथ का खाना देखकर ही न जाने मुझे क्या होने लगता है। सॉरी मैम। मॉम, आप क्यों करती है हर बार ऐसा? वो दोनों कितने प्यार से आपके लिए कुछ भी करती है, लेकिन आपको उनकी एक भी बात पसंद नहीं आती। विवेक, प्लीज बेटा, तुम्हें पता है मुझे तुम दोनों की पत्नियां कुछ खास पसंद नहीं है। ये तो तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी इन लड़कियों से शादी करने से पहले, वरना मैं तो इन्हें घर के नौकरानी भी ना रखूं। प्लीज मॉम, वो दोनों हमारी पत्नियां हैं, कम से कम उसी का लिहाज रख लिया करो कभी। तुम दोनों की पत्नियां हैं तभी तो इनको 2 सालों से इस घर में झेल रही हूं, नहीं तो कब का मैं इन्हें धक्के मार कर निकाल देती। मॉम, आप एक बार ये दलिया ट्राई तो कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने वैसे ही बनाया जैसा आपको पसंद है। हटाओ इसे, जल्दी से हटाओ। पता नहीं क्या लेकर आ जाती हो मेरे सामने। देखो, आज तक मैंने तुम दोनों को इस घर की बहू माना ही नहीं है और ना ही कभी मानूंगी। मेरे बेटे तो तुम दोनों के प्यार में पागल हुए जा रहे थे, इसलिए तुम दोनों को देख रही हूँ, वरना। मॉम, हम जानते हैं हम आपका दिल नहीं जीत पाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम। अरे तुम्हें कोशिश करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं कभी भी तुम्हें इस घर का सदस्य नहीं मानूंगी। सोहम, इसे उठाकर बाहर फेंक दो और मेरा नाश्ता मेरे कमरे में लेकर आओ। मीरा, सिया, तुम दोनों को हमारी वजह से मॉम के रोज ताने सहन करने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, एक न एक दिन हम मॉम को यकीन दिला देंगे कि गरीब घर की लड़कियां भी इतनी बुरी नहीं होती। मुझे नहीं लगता वो दिन कभी आएगा। रश्मिका रायचंद और सोमेश रायचंद सूरत के जाने माने फूलों के डिजाइनर थे। शहर के बड़े बड़े एलपीजी इनसे फूलों की सप्लाई करवाते थे, लेकिन उनके दोनों बेटों को उनकी ही कंपनी में काम करने वाली मीरा और सिया, जो आपस में दोस्त थी, प्यार हो गया। लेकिन आज तक भी इस बात को उनके माता पिता एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। पापा, मीरा कह रही थी कि हमें अपनी कंपनी के लिए नया अमेरिका के फूलों की सप्लाई करनी चाहिए। आजकल सबकी यही डिमांड चल रही है। अब तुम दोनों की वो गरीब पत्नियां बताएंगी कि रायचंद को व्यापार कैसे करना है। पापा बोल रहे हैं कि मीरा और सिया यहाँ मैनेजर थी। दोनों ने इस कंपनी को कितने सालों तक संभाला है। उन दोनों की नजर हमेशा ही सिर्फ तुम दोनों पर थी और हमारी दौलत पर। उन्होंने इस कंपनी में कोई काम नहीं किया, बस तुम दोनों को वो फंसाना चाहती थी। पापा, मीरा और सिया ऐसी लड़कियां नहीं है। आप और मॉम हमेशा ही उन्हें गलत समझते आए। उन दोनों के आने के बाद तुम दोनों अब अपने पिता को जवाब देने लगे हो। यही सिखा रही है ना वो दोनों तुम दोनों को। अब गलत समझ रहे पापा। उल्टा वो तो रायचंद के फूलों के व्यापार को लेकर काफी परेशान रहती है। मीरा कह रही थी कि हमारे दुश्मन सेठी फूल वालों से हमें बचकर रहना चाहिए। वो हमारे खिलाफ पहले से ही षड्यंत्र करते आए हैं। मुझे कैसे बिजनेस चलाना है, मुझे उन दोनों गरीब लड़कियों से सीखने की जरूरत नहीं है। सोमेश और रश्मि का गुस्सा मीरा और सिया पर इतना था क्योंकि वो दोनों अपने बेटों की शादी अपनी हैसियत के हिसाब से अपने दोस्त की बेटियों से करवाना चाहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से वो सपना भी टूट गया और उन्हें 2 मामूली लड़कियों को रायचंद की बहुएं बनाना पड़ा। कभी कभी लगता है कि 3 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन इस घर के किसी भी मेंबर ने हमें नहीं अपनाया है, ना हमारे पति के माता पिता ने, ना ही उनके रिश्तेदारों ने। क्या फायदा है ऐसी शादी का फिर? हम तो बस इस घर में फर्नीचर की तरह है, जिनकी तरफ न कोई देखता है, न कोई उनके पास आकर कुछ पल बैठना चाहता है। लड़कियां ससुराल में कितने सपने सजाकर आती हैं, लेकिन हम तो ऐसे अभागे हैं कि हम ससुराल का सुख ही नहीं देख पा रहे हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि लोग सही कहते हैं कि शादी तो बराबर के परिवारों में ही करनी चाहिए, नहीं तो उसका भुगतान लड़की को करना पड़ता है। तुझे क्या लगता है सिया, क्या हम कभी भी इस घर में अपनी जगह बना पाएंगे? अब तो कोई चमत्कार ही ऐसा कर सकता है बस। अगर प्रार्थना सच्ची हो तो मन की आवाज को ईश्वर भी सुन लेते हैं। जहां एक तरफ मीरा और सिया अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने की सोच रही थी, वहीं एक बड़ा तूफान रायचंद के बिजनेस को बर्बाद कर चुका था। क्या पागल हो गए हो क्या? क्या कह रहे हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम मिनिस्टर जी के घर में मुरझाए हुए फूल भेजे? हाँ पापा, यही हुआ है। उनकी बेटी की सगाई में हमारी कंपनी की तरफ से मुरझाए हुए और बिना सुगंध के फूल गए, जिसकी वजह से नेताजी बड़े ही नाराज हो गए। ये जरूर किसी की चाल है हमारा नाम खराब करने की। नेताजी के लोग यहाँ पहुंचते ही होंगे। अब हम कैसे साबित करेंगे कि हमने ये नहीं किया है? नेताजी ने साफ साफ कहा था कि उनकी बेटी की सगाई उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता नहीं क्या होगा। इस चाल के पीछे कौन था ये तो अभी तक नहीं पता चल पाया था,
लेकिन नेता के लोगों ने आकर कंपनी पर ताला लगवा दिया और रायचंद कंपनी पर कार्रवाई करने को कह दिया। सालों से बनाई हुई इज्जत एक पल में खाक हो गई। कंपनी पर ताला लग गया। जो प्रोजेक्ट लिए हुए थे उन्हें पैसे वापस करने के लिए अब घर को बेचने की नौबत तक आ गई। सोमेश, आप क्या कह रहे हैं? अगर घर बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है रश्मिका। अगर बाकी के व्यापारियों को पैसे नहीं दिए तो वो भी हम पर कार्रवाई कर सकते हैं। पापा ठीक कह रहे हैं मॉम, हमारे पास यही एक प्रॉपर्टी है जिसे बेचकर हम पैसे चुका सकते हैं। इस घर को बेचने के बाद हम रहेंगे कहाँ? इस बारे में कुछ सोचा है? अब हमारे पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। शहर से थोड़ी दूरी पर हमारा जो पुराना पड़ा हुआ बंगला है वहीं जाकर रहना होगा जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता। नो वे, वो बंगला तो गांव के कितने पास है। नहीं, मुझे वो पुराने से खंडर बंगले में बिल्कुल रहना पसंद नहीं। तुम्हें पसंद हो कि ना हो, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है रश्मिका। कहते हैं नसीब को बदलते वक्त नहीं लगता, लेकिन ये भी सच है वक्त को बदलने में भी वक्त नहीं लगता। जिन पैसों पर, जिस रुतबे पर, जिस बड़ी बड़ी इमारतों पर रायचंद को बड़ा ही गुरूर था, वो पल भर में चूर चूर हो गया जब वो आज पुराने बंगले के सामने खड़े थे जहां की धूल मिट्टी बता रही थी कि अब सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। मैं तो यहाँ खड़ी भी नहीं रह सकती सोमेश। तुम्हें पता है ना मुझे धूल से एलर्जी है। रश्मिका, हमें यहीं रहना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सारे अकाउंट्स भी सील हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मॉम, पापा, आप यहीं बाहर इंतजार कीजिए, हम पुराने बंगले को थोड़ा सा साफ कर देते हैं। आइए मम, यहाँ बैठिए। मुझे तो लगा था ये दोनों उस घर से ही गायब हो जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। पापा, आपने अभी तक औरत की शक्ति और उसके प्यार को देखा नहीं है। अब देखना, ये दोनों मिलकर इस पुराने से बंगले को कैसे नया ससुराल बनाती अपना। देखना, 2 दिन में यहाँ से चली जाएगी दोनों। मुझे तो लगता है कि वो दोनों नहीं, तुम ही यहाँ से चली जाओगी। मुझे धूल से एलर्जी है, मुझे इससे एलर्जी है, मुझे यह पसंद नहीं। मीरा और सिया जब पुराने बंगले के अंदर गई तो उसकी हालत काफी खराब थी। हर जगह धूल जमी हुई थी। फर्नीचर पूरा मकड़ी के जालों से भर गया था। रसोई घर की हालत तो देखने लायक भी नहीं थी, लेकिन उन दोनों ने घर के एक एक कोने को साफ किया, घर को पोछा लगाया, जिसमें उन्हें 3 घंटे लग गए। ये दोनों अंदर जाकर सो गई है कि जरा देखो तो। हाँ, काफी देर हो गई है, अभी तक मीरा और सिया आई क्यों नहीं? घर की हालत इतनी खराब थी बाहर से, अंदर से सोचो क्या हालत होगी। मॉम, आइए, घर साफ हो गया है। हाँ, हमने सब कुछ साफ कर दिया है। फर्नीचर थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन हमने नई चादर जो यहाँ मिली वो बिछा दी है। हाँ चलो भैया, बैठे बैठे थक गए हम भी। मीरा और सिया ने बंगले को अंदर से इतना साफ किया था कि लग ही नहीं रहा था कि ये पुराना सा खंडर बंगला कभी इतने सालों से बंद भी था। बंगले में जितना भी पुराना सामान मौजूद था उन्होंने उसको इस्तेमाल करके बंगले को रहने लायक तो बना ही दिया था। बंगला अंदर से तो काफी सही बना दिया इन दोनों ने। हाँ, पहले लगता है कि काम वाली का ही काम करती थी दोनों। माँ, कम से कम अभी तो इनसे ठीक से बात कर लीजिए। अगर ये दोनों आज ये पुराने बंगले को साफ नहीं करती तो आप अंदर सांस भी नहीं ले पाती। अरे ठीक से कैसे बात करो? भूख इतनी लगी कि पेट में से आवाज आने लगी है। अब तो इतने पैसे भी नहीं है कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर सके। हमने रसोई में देखा है, वहां कुछ बर्तन तो है लेकिन गैस नहीं है और राशन भी लाना पड़ेगा। कभी सोचा नहीं था कि दाल और चावल लाने के भी पैसे नहीं होंगे हमारे पास। मेरे सारे कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए हैं और कंपनी को सील कर दिया है, तो हम वहां से कुछ कैश भी नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, हम कुछ करते हैं। तुम क्या करोगी सिया? राशन लाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं जो हमारे पास इस वक्त नहीं है। यहाँ आसपास में काफी सारे छोटे छोटे गांव हैं, हम किसी से मदद मांग कर आते हैं। इन गरीब लोगों के पास खुद के खाने के लिए रोटी नहीं होती, हमारी मदद कहाँ से करेंगे ये? मॉम, गरीब लोगों के पास थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा होता है। हम देखते हैं क्या मदद मिल सकती है। देखना कैसे खाली हाथ वापस आती है दोनों। इन्हें क्या लगता है कि दुनिया में सब इनकी मदद करने बैठे हैं, वो भी ये गरीब लोग? रश्मिका और बाकी परिवार भूख से पुराने बंगले में बैठा इंतजार कर रहा था। सोमेश ने अपने कुछ दोस्तों को फोन किया, लेकिन सबने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। बुरे समय में आपके साथ कोई नहीं होता, ये बुरा समय जब आता है तभी पता चलता है। मैंने इन दोस्तों के लिए आज तक क्या नहीं किया। आज जब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मेरी सहेलियां तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। बुरे समय का एक ही फायदा होता है कि वो सबकी असलियत को सामने ला देता है। यहाँ बड़े बड़े लोग हमारी मदद नहीं कर रहे और ये दोनों गरीब और भीख मंगों से मदद मांगने दिया। बोलो,
हम आ गए। ये इतना सब कहां से लाई तुम दोनों? हमने जब सबको अपनी तकलीफ बताई तो सबने अपने घर से कुछ न कुछ दिया। किसी ने लकड़ियां दी, किसी ने चावल, किसी ने आटा। देखो 2 दिन के खाने का बंदोबस्त तो हो गया है। ये खाना वैसा नहीं है जैसा हम घर पर खाते हैं, लेकिन इससे पेट जरूर भर जाएगा हमारा। ये सब इन गरीबों ने हमारी मदद की है। मैंने कहा था ना, गरीबों के पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा होता है। आज पहली बार सुमेश और रश्मिका को एहसास हुआ कि जिन गरीबों और जिन गरीब बहुओं से वो आज तक नफरत करते आए थे, आज मुसीबत में वही काम आ रहे थे। मीरा और सिया ने मिलकर चावल और आलू बना दिए। पूरे दिन के भूखे सब आलू चावल को इतने प्यार से खा रहे थे जैसे ये कोई 56 भोग हो। आज ये चावल और आलू इतने मीठे लग रहे हैं कि इन्हें खाकर मन तृप्त हो गया। आज के खाने का बंदोबस्त हो गया, लेकिन कल से हम इस घर को और रसोई को कैसे चलाएंगे? यहाँ पास में ही फूलों की बड़ी सी मार्केट है। हम जब रायचंद कंपनी में काम करते थे तब यहीं से सस्ते और ताजा फूल लाया करते थे। हम कल वहां से फूल लाएंगे और उनके गजरे और गुलदस्ते बनाकर बेचेंगे। अब रायचंद के बेटे ये काम करेंगे? पापा, अभी के लिए हमारा काम करना जरूरी है। अगर हमने कुछ काम नहीं किया तो इस घर को चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फूल खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास? हाँ, कम से कम थोड़े पैसे तो चाहिए होंगे जिससे हम ये छोटा बिजनेस शुरू कर सकें। कहते हैं मुसीबत के वक्त में घर की औरतें लक्ष्मी का रूप बन जाती है। मीरा और सिया के कानों में सोने की बालियां थी जो उनके मायके से मिली थी। उन्होंने उतार कर अपने पतियों के हाथ में रख दी। लेकिन ये तो तुम्हारे मायके से मिली है ना? आज इसकी जरूरत हमारे ससुराल को है। हम गरीब हैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सोने की बालियां हमारा स्त्री धन है। इसे बेचकर हम काम शुरू कर सकते हैं। मैंने हमेशा अपने घर की बहुओं को गरीब कहा, उन्हें ताने दिए, उन्हें ये कहकर ठुकराया कि वो मेरे बेटों के पैसों के पीछे है। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही हमारे घर की लक्ष्मियां हैं। सुमेश का मन आज पिघल गया था। आज उन्होंने एक ससुर बनकर दोनों बहुओं के ऊपर अपना हाथ रखा। अगले दिन सोने की बालियां बेचकर विवेक और रिहान सुंदर सुंदर फूल लेकर आए, जिनसे मीरा और सिया ने बड़े ही सुंदर गजरे और गुलदस्ते बनाकर तैयार कर दिए थे। ये तो बड़े ही सुंदर है ना? अगर हम इन्हें बाजार में बेचेंगे तो अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ, अब ये सब कुछ बन गया है। चलो बाजार चलते हैं इन्हें बेचने के लिए। हम दोनों भी आपके साथ चलते हैं। हम वहां आपकी मदद कर देंगे। मॉम, हमने खाना बना दिया है, आप और पापा खा लीजिएगा। हम आते हैं ये बाजार में बेचकर। आज बाजार में रायचंद के बेटों का पहला दिन था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी अच्छी खासी कमाई हो गई। जो पैसे आज उन्होंने कमाए उनमें से कुछ पैसे उन्होंने कल के ताजे फूलों के लिए रख दिए और कुछ पैसों से राशन का सामान लिया है। पापा, आज कुछ पैसों से राशन लिया है और कुछ पैसे कल के फूलों के लिए बचा लिए। बस ये 500 रुपए ही बचे हैं, लीजिए। आज ये 500 रुपए भी 5 करोड़ लग रहा है। समय का चक्कर इस तरह से घूमेगा किसे पता था। रायचंद परिवार को कुछ महीने हो गए थे इस पुराने बंगले में रहते हुए, जिसे मीरा और सिया ने बड़े ही प्यार से सजाया था। एक दिन उनकी छोटी सी फूलों की दुकान पर कशिश आती है, जो उनकी पुरानी सहेली थी। मीरा, सिया, तुम दोनों यहाँ? कशिश, तुम यहाँ कैसे? बस मैं यहाँ अपने मंगेतर के लिए गुलदस्ता लेने आई थी। सुना था यहाँ कोई नई फूलों की दुकान है जो सबसे सुंदर फूल दे रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम दोनों यहाँ हो। बस मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। मीरा और सिया कशिश को पूरी बात बताती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कशिश ही नेताजी की बेटी है, जिसकी सगाई पे अच्छे फूल ना मिलने की वजह से उन पर कार्रवाई की जा रही थी। मैं आज ही पापा से बात करती हूँ, जरूर इसके पीछे कोई और है। हमें सेठी फूल भंडार वाले पर शक है। अगर तुम उनकी तहकीकात करवाओ तो हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मीरा और सिया के कहने पर कशिश सेठी फूल भंडार पर जांच करवाती है और पता चल जाता है कि उन्होंने ही रायचंद को फंसाया था। उसके बाद नेताजी रायचंद कंपनी के सील को हटा देते हैं। सोमेश रायचंद को उनका सब कुछ वापस मिल जाता है। पापा चलिए, अब हमारा नया बंगला हमें वापस मिल गया है। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। इस पुराने बंगले को मेरी दोनों बहुओं ने नया ससुराल बनाया है, इसलिए आज से हम यही रहेंगे। तुम्हारी माँ सही कह रही है, और जिन गरीब लोगों ने हमारी मदद की है हम उन्हें अपनी कंपनी में काम देंगे, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि पैसा किसी को अमीर गरीब नहीं बनाता, इंसान का दिल उसे अमीर गरीब बनाता है। बहू, नाश्ता लगा दो, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। नाश्ता एकदम तैयार है,
और हाँ, बाकी के लोग भी डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। भाभी, वैसे आज नाश्ते में क्या बनाया है? रिंकी, आज नाश्ते में पोहा और चीला बनाया है। भाभी, एक बात तो अच्छी है, आप हमेशा हेल्दी खाना बनाती हो। इतने में सचिन ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता करने आता है। क्या बात है, पोहे की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। रूबी, एक प्लेट मेरे लिए भी ले आओ। जी, अभी लाई। रिंकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है, तुमने फॉर्म फिल कर दिया? इस लड़की को अपना एनजीओ चलाने से फुर्सत मिले तब ना वैकेंसी और जॉब देखे। ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैं आज ही फॉर्म फिल कर दूंगी। अगर वहां जॉब लग गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ, मैंने भी इंटरनेट पर देखा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत वैकेंसी निकली है। बहू, एक कप कड़क चाय मिल जाती तो नाश्ते का स्वाद 2 गुना हो जाता। और हाँ, मंजू का चाय नाश्ता भी दे आना। अब उनका फीवर पहले से ठीक है, आप लोग ऑफिस के लिए निकल जाइए, तब मैं उन्हें तसल्ली से नाश्ता करा दूंगी। पिछले कुछ दिनों से रूबी पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाल रही थी। मंजू को फीवर आ रहा था। रूबी रूम में जाकर मंजू को नाश्ता करा देती है, उनकी तबीयत में सुधार होता है। उसी शाम रूबी सचिन से पूछती है, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? वो आप सुबह जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे, मेरी भी पीएचडी कंप्लीट है, तो मैं वहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मुझे डर लग रहा है मेरी जॉब करने की बात कहीं मम्मी जी को बुरी ना लग जाए। रूबी, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, प्रोफेसर तुम्हारी ड्रीम जॉब। मम्मी इतनी भी सख्त नहीं है जितना तुम सोच रही हो। आप ही बताइए क्या करना चाहिए? तुम्हें एक बार मम्मी के सामने जाकर अपनी इच्छा जाहिर करनी चाहिए, मम्मी जरूर मान जाएंगी। फिर भी पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर हो, इसलिए मुझे उनसे पूछने में डर लग रहा है। ऐसे डरती रहोगी तो वैकेंसी फुल हो जाएगी, और फिर क्या, एक लंबा इंतजार। जहां तक मुझे लगता है इस घर में तुम्हें छोड़कर सब जॉब या सोशल एक्टिविटी करते ही हैं। चलो मैं पूछती हूँ, अब जो होगा सो देखा जाएगा। उसी शाम रूबी हॉल में बैठी अखबार पढ़ रही होती है। दरवाजा खुलता है। मंजू मंदिर से घर आती है। बहू, प्रसाद ले लो। जी मम्मी जी। रूबी उनके हाथ से प्रसाद लेती है। मंजू का चेहरे पर बुखार के कारण थकान थी और रूबी के दिल में जॉब के लिए पूछने की घबराहट। इस बुखार की वजह से शरीर में इतनी कमजोरी आ गई है कि मंदिर से यहाँ तक आने में थक गई। रूबी उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और गहरे सोच में खड़ी थी। बहू, क्या हुआ, तू कहाँ खोई है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस यूं ही। कुछ तो बात है, लगता है तू मुझसे कुछ कहना चाहती है। मम्मी जी, वो मैं ये बहू, आराम से, मैं तेरी सासू माँ हूँ, कोई टीचर नहीं। मम्मी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, मैं जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन आपको सही लगे तब। एक पल के लिए पूरे कमरे में चुप्पी छा गई। रूबी को पूरी तरह से लग रहा था मंजू मना कर देगी। अचानक मंजू मुस्कुराती है। बहू, बस इतनी सी बात बताने के लिए इतनी घबराहट? जी मम्मी जी। बहू, तुझे ये लगता है मैं मना कर दूंगी? आओ बहू, मेरे पास बैठो। आज मैं तुम्हें एक पुराने जमाने की मॉडर्न बीवी की कहानी सुनाती हूँ। जी मम्मी जी। रूबी और मंजू दोनों सोफे पर बैठ जाती हैं। 30 साल पहले हम लोग इसी शहर में, जो हमारी पुरानी हवेली है, उसी में सब साथ रहते थे। उस हवेली के सख्त नियम, घर के सारे बड़े फैसले सास और कुछ फैसले घर के मर्द लेते। मैं उस समय पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज में पढ़ाती थी। शादी के कुछ दिन बाद सिंपल साड़ी, कम गहने और एक बैग लेकर मैं कॉलेज जाने के लिए निकली। अरे बहू, तेरे सोने के कड़े और हार कहाँ है? और ये बैग टांग कर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, वो पढ़ाने के लिए कॉलेज जा रही हूँ, इसलिए भारी भरकम गहने निकाल कर रख दिए। क्या कहा? शादी के बाद भी पढ़ाने जाओगी? वाह बहू, इस हवेली में अब नए नए काम होंगे। पीछे से पुष्पा बुआ आती है। भजाई, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पढ़ी लिखी बहू ला रही हो, रोटी बनाकर ना देगी या तो आपको रोज नए पाठ पढ़ाएगी। पुष्पा, ये कल की लड़की मुझे पाठ पढ़ाएगी, इसकी चोटी नहीं काट लूं? बड़ी बहू, पिंकी, शिल्पी, तुम सब कहाँ हो? देखो, हमारी नई बहू कॉलेज जा रही है। सब वहां इकट्ठा हो जाते हैं। मंजू के जेठ विकी भी आ जाते हैं। छोटी बहू, कंधे पर शादीशुदा जीवन की जिम्मेदारी लेने की बजाय बस्ता टांग लिया। बहू रानी, पहले घर गृहस्थी के काम सीख लो, ये कॉलेज नौकरी बाद में भी हो जाएगा। हाँ छोटी भाभी, हमारे घर की बहू बेटी इस तरह कॉलेज नहीं जाती। शिल्पी, इस तरह नहीं जाती मतलब किस तरह जाती हैं? हमारे घर की बहू कॉलेज क्या, स्कूल भी मुश्किल से जाती हैं।
लेकिन मैं तो कब से पढ़ा रही हूँ, अभी मेरी 1 साल की पढ़ाई भी बाकी है। मंजू, तुम्हें कॉलेज जाने से कौन रोक रहा है? मैं नहीं चाहती ये कॉलेज जाए और घर गृहस्थी से पल्ला झाड़ ले। उतने में राकेश वहां आ जाते हैं। क्या हुआ? हवेली में कोई और जगह नहीं रही जो पूरा खानदान यहाँ इकट्ठा है? छोटे भतीजे, तेरी बहू कॉलेज तोड़ने जा रही है, इसलिए तो यहाँ पर सब इकट्ठा हैं। माँ जी, अगर मंजू कॉलेज जाना चाहती है तो उसे जाने दीजिए। घर की जिम्मेदारी के साथ जॉब कितनी मुश्किल होती है 2 दिन में समझ आ जाएगा, फिर आराम से घर बैठेगी। मंजू उम्मीद से राकेश की ओर देखती है, पर राकेश अखबार लेकर बैठ जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। मंजू का दिल टूट जाता है। मंजू ने सोचा अगर वो आज डर गई तो उसके सारे सपने टूट जाएंगे। माँ जी, मैं घर का काम भी करूंगी और कॉलेज भी जाऊंगी। बहू, हमारी हवेली की बहुएं क्या बेटियां भी कॉलेज नहीं जाती? छोटी बहू, मैं कॉलेज जाने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा पढ़ाई से लोगों के घर टूट जाते हैं। माँ जी, घर पढ़ाई से नहीं गलत सोच से टूटते हैं। ये कहावत सच होती तो सबसे पहले मेरा मायका टूटता। माँ जी, मेरा मायका एक भरा पूरा परिवार है, वहां पर तो सब पढ़े लिखे जॉब करने वाले हैं। सब लोग हैरान होकर उसे देखते हैं। नई बहू ने इतनी हिम्मत दिखाकर अपनी बात रखी, वो भी एकदम सटीक। तू सोचती है कि तेरे लिए मैं घर के नियम बदल दूं तो ठीक है, बदल दिए। भजाई, ये आप क्या कह रही हो? हाँ पुष्पा, सच बोल रही हूँ। आज से छोटी बहू कॉलेज पढ़ने जाएगी, लेकिन सुबह का सारा नाश्ता और खाना निपटा कर जाएगी। आप कुछ भी कहो, लेकिन हम आपके इस फैसले में बिल्कुल साथ नहीं हैं। माँ जी, आप ये सही नहीं कर रही हो। आजकल का जमाना आप जानती हो, बहू घर से निकली नहीं लोग उंगली उठानी शुरू कर देते हैं। जिस दिन इसके ऊपर उंगली उठी, इसकी उंगली क्या हाथ ही तोड़ देंगे। बता बहू, इसके बाद भी तुझे कॉलेज जाना मंजूर है? बेशक माँ जी, मैं एक टीचर हूँ, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करती जो मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए। मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने और जॉब करने के लिए आपकी सारी शर्तें मंजूर है। छोटी बहू, तुम बहुत आगे जाओगी। माँ ने छोटी बहू के लिए नियम बदल दिए। जब मैं और पिंकी पढ़ना चाहते थे तब घर की मर्यादा पर आंच आने लगी थी। वही तो, भौजाई अपने घर लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देती और बहू के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। कुंवारी लड़कियां कच्चे घरे की तरह होती हैं, छोटा सा कंकड़ लगने पर टूट सकती है, पर बहू के लिए नियम अलग नहीं है। मैं बस देखना चाहती हूँ इसमें समाज और परिवार से लड़ने की कितनी ताकत है। माँ जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मंजू माया के फैसला सुनाने के बाद इस वक्त कॉलेज के लिए निकल जाती है। शाम के वक्त जब घर आती है तो राकेश कमरे में बैठे होते हैं। राकेश जी, मुझे आपसे एक शिकायत है। मंजू, तुम कॉलेज से वापस आ गई और तुम किसी शिकायत की बात कर रही हो? यही कि जब सुबह में मुश्किल में मैं थी और माँ जी ने मुझे कॉलेज जाने से रोका, तब आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आप तो शादी से पहले मुझे जानते हो ना। मंजू, मैं कभी भी माँ के फैसले के आगे नहीं बोलता। मैं तुम्हें हर तरह से खुश रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से माँ से लड़ नहीं सकता। इसका मतलब आप गलत का साथ भी दे सकते हैं? मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन अगर माँ कुछ कह रही हैं तो उसमें कुछ न कुछ अच्छा छुपा होगा। मतलब ये साफ है कि मुझे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी है, इसमें आप मेरे साथ नहीं हैं। मंजू, तुम मॉडर्न बीवी हो, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं तो जड़ों से जुड़ा आदमी अपनी माँ से जुबान नहीं लड़ा सकता। कोई बात नहीं, मैं अकेली ही काफी हूँ। मंजू कॉलेज से आकर घर का बचा हुआ काम निपटाती है। इन सब के बीच वो बहुत थक जाती है। अगली सुबह मंजू घर में सबसे पहले उठकर एक तरफ चाय बनने रखती है और दूसरी तरफ नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही होती है। मंजू की जेठानी किचन में आती है। देवरानी जी, इतनी सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर रही हो, अभी तो कोई उठा भी नहीं, तो खाएगा कौन? भाभी, मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चाय बनकर केटल में रख लूंगी, आटा गूंद कर आलू की स्टफिंग तैयार कर ली है और जब सब उठ जाएंगे तो नाश्ता बनाकर खिला दूंगी। लेकिन ये सब तो बाद में भी हो सकता था, इतनी जल्दी क्यों? भाभी, अगर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी अभी से नहीं करूंगी तो कॉलेज के टाइम तक किचन से फ्री नहीं हो पाऊंगी। रामा हल्का सा मुस्कुरा देती है। हे भगवान, कॉलेज जाने के लिए तुम कितनी मुश्किलें उठा रही हो। वैसे तुम इतने अमीर खानदान की बहू हो तो आराम से भी जिंदगी काट सकती हो। भाभी, मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ाती, ये मेरा शौक है, इसलिए इतनी परेशानियों के बावजूद भी मैं खुश हूँ। माँ जी ने तुम्हें कॉलेज जाने के लिए सहमति तो दे दी, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है। उनकी बहू पढ़ाने जाती है, ये बात स्वीकार करने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन वो जरूर खुश होंगी। मुझे नहीं लगता माँ जी तुम्हें इस बात के लिए कभी भी शाबाशी देंगी। तब तक बाहर से माया की आवाज आती है। बहू, चाय बन गई? जी माँ जी, अभी लाई। तुम बस सही से सबको नाश्ता करा दो, लंच की तैयारी मैं कर दूंगी। तुम आराम से निश्चिंत होकर कॉलेज जाना।
थैंक यू भाभी। मंजू 2 कप चाय ले जाती है और हॉल में रख देती है। तभी पुष्पा चाय पीकर मुंह बनाते हुए कहती है, भौजाई चाय पीकर देखो, आपकी पढ़ी लिखी बहू ने अनाड़ी जैसी चाय बनाई है। बहू, रसोई में चीनी नहीं थी जो इतनी कम चीनी डाली है। माँ जी, मैंने जानबूझकर कम चीनी डाली है क्योंकि ज्यादा मीठा चाय पीने से शरीर को बहुत नुकसान होता है। धीरे धीरे फिगर खराब होने लगता है। बहू, तू अपनी किताबी बातें अपने पास रखा कर और मेरी चाय में 1 चम्मच चीनी डाल। जी बुआ जी, अभी लाई। मंजू पुष्पा की चाय में चीनी डालकर माया से पूछती है, माँ जी आपकी चाय में भी चीनी डाल दूं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या है भौजाई, आप फिगर मेंटेन करना चाहती हैं? ये सुनकर मंजू मुस्कुराने लगती है और सबको नाश्ता कराने के बाद वो अपना बैग उठाकर जाती है। माँ जी, मैं अपने कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। माया कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती रहती है। मंजू मुस्कुराते हुए कॉलेज के लिए निकल जाती है। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता है। एक दिन मंजू के कॉलेज से आने के बाद उसकी नंद, भाभी आप कॉलेज से आ गई? देखो तुम्हारे सामने हूँ। भाभी, आप कॉलेज चली जाती हो, हम लोग तो यहाँ पूरे दिन बोर होते रहते हैं। वैसे आपने आज कॉलेज में क्या पढ़ाया? क्या तुम दोनों को पढ़ना अच्छा लगता है? भाभी, पढ़ना अच्छा लगता है पर माँ ने तो मना कर रखा है। कुछ दिनों में वो मेरी शादी भी कर देंगी। हमने तो बस स्कूलिंग ही की है। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम दोनों का एडमिशन अपने कॉलेज में करवा दूंगी, जिससे तुम भी मेरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगी। सच भाभी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। कुछ दिन बाद एडमिशन होने लगेंगे, तभी मैं माँ से बात कर लूंगी। तब तक के लिए मैं लाइब्रेरी से किताबें ला कर दूंगी, तुम घर पर ही पढ़ाई करना। थैंक यू भाभी, अगर ऐसा हो गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सच में भाभी, आप चेहरे के साथ साथ दिल से भी बहुत सुंदर हैं। राकेश वहां बैठे बैठे उन दोनों की बातें सुन लेता है। मंजू, तुम इस घर में विद्या की किरण हो। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी दोनों बहनें पढ़े, लेकिन माँ के डर से उनसे कभी कह नहीं पाया। राकेश जी, जब अब आपकी दोनों बहनें पढ़ेंगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। उस दिन के बाद मंजू हर शाम को अपनी दोनों नंदों को पढ़ाती। उन दोनों का पढ़ाई में बहुत मन लगता है। एक दिन माया बाहर से आई, तभी टीवी की ओर देखते हुए, शिल्पी, पिंकी, तुम दोनों टीवी क्यों बंद कर दे हो? हम दोनों पढ़ रहे हैं, टीवी की आवाज डिस्टर्ब कर रही थी इसलिए बंद कर दी। माया हैरान हो जाती है। मंजू ब्लैक पेन और कॉपी पर लिख लिख कर उन्हें समझा रही थी। ये सवाल इस तरह से करोगी तो आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। वाह भाभी, आप तो सुपर मास्टर हो, इतनी आसान ट्रिक से आपने समझा दिया। शिल्पी, मुझे ऐसी बहुत सारी ट्रिक आती है जिससे तुम्हारा मैथ्स बिल्कुल आसान लगेगा। भाभी के साथ पढ़ने में कितना मजा आने लगा है। माया पहली बार मंजू को इज्जत और प्यार से देखती है। आज उसे पहली बार अपने घर में किताबों की चमक देखी। कुछ दिनों बाद मंजू, माँ जी, कल सुबह मैं पिंकी और शिल्पी के एडमिशन के लिए उन्हें कॉलेज ले जाऊंगी। घर में पढ़ना तो ठीक था, अब मेरी दोनों मासूम भतीजियों को कॉलेज लेकर जाना अपनी तरह मॉडर्न बनाना चाहती है। बुआ जी, वो दोनों पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, अगर पढ़ाई करेंगी तो बहुत आगे जाएंगी। रहने दे भौजाई, उन दोनों की शादी के बारे में सोचने लगी है और तुझे पढ़ाई की पड़ी है। छोटी बहू, अगर तू कॉलेज जा सकती है तो मेरी दोनों बेटियां भी पढ़ सकती हैं। थैंक यू माँ जी, उन दोनों की खुशी इसी में है। मेरी एक शर्त है। माँ जी बताइए, क्या शर्त है? पहले इन दोनों का एडमिशन करा दे, उसके बाद बताती हूँ। मंजू सोच में पड़ जाती है। फिर अगली सुबह कॉलेज जाने से पहले अपनी दोनों नंदों के एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बैग में रखते हुए, शिल्पी, पिंकी, जल्दी करो वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। इतने में कोई उनका दरवाजा नॉक करता है। शिल्पी दरवाजा खोलती है। सामने मोहल्ले की सरला ताई खड़ी होती है। उनके हाथ में एक डायरी होती है। माया, माया, कहाँ है तू? अरे भाभी, इधर आ जाइए, बस टीवी देख रही हूँ। माया, मैंने सुना है तेरी छोटी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, मुझे उससे एक काम था। हाँ भाभी, बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है कि बड़े कॉलेज में पढ़ाती है। आप बताओ क्या काम है? हमारे मोहल्ले में तेरी बहू के अलावा कोई और बहू बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। कल खेत का 5 साल तक का लगान आया है, उसका हिसाब जुड़वाना था। अच्छा, ये काम तो छोटी बहू सही से कर सकती है, इसमें तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। 1 मिनट, मैं बुलाती हूँ। मंजू, मंजू। माँ जी अभी आई। मंजू के साथ शिल्पी, पिंकी भी उनके साथ आती है। जी माँ जी, हम लोग बस कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। कॉलेज जाने से पहले सरला आंटी का हिसाब किताब देख ले, ये 5 साल का लगान जोड़ना है। और हाँ, ये काम जरा सही से करना, वरना इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या ही फायदा। माँ जी, ये हिसाब किताब तो बहुत सरल है, ये काम तो शिल्पी भी बहुत अच्छे से जोड़ सकती है।
शिल्पी तो कई सालों से स्कूल नहीं गई, ये कैसे लगा पाएगी? ताई जी, पिछले 2-3 महीनों से मैं शिल्पी और पिंकी को गणित पढ़ा रही हूँ। अब ये कितना भी मुश्किल हिसाब आसानी से जोड़ सकती हैं। फिर भी बहू, मेरी तसल्ली के लिए ये हिसाब तू ही जोड़ दे। जी ताई जी। फिर मंजू मिनटों में सारा हिसाब जोड़कर सरला को दे देती है और वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। जब घर वापस आती है तो शाम को चाय पीते हुए, और तुम लोगों का कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? भैया बहुत अच्छा रहा। बहू, आज से मैंने हवेली के मुनीम जी को नौकरी से हटा दिया है। माँ जी, ऐसा क्यों? हमारे मुनीम जी तो कितने अच्छे थे। कल मैंने बोला था कि मेरी शिल्पी और पिंकी के एडमिशन कराने के लिए एक शर्त होगी। क्या माँ, आप साफ साफ बताइए। हाँ माँ, बताइए ना। हाँ माँ जी, अब तो दोनों का एडमिशन हो गया है, अब बता दीजिए। यही कि शिल्पी और पिंकी पढ़कर तुम्हारी तरह जॉब नहीं बल्कि घर के सारे हिसाब किताब देखेगी। माँ, ये शर्त नहीं, ऑफर है। माँ, आज से मैं आपकी हवेली की मुनीम हूँ। आज मेरी दोनों बहनों की मुस्कान के पीछे मेरी मॉडर्न बीवी है। रूबी बहू, इस तरह मैंने उस पुराने जमाने में अपनी जिद और शर्त पर रहकर सालों कॉलेज में जॉब करी और अपनी नंदों को पढ़ाया। आज वो दोनों प्रोफेसर हैं। मम्मी जी, आप तो सच में बहुत ही बहादुर और मॉडर्न थी। इतने में सचिन वहां आ जाता है। सास बहू के बीच क्या बातें चल रही है? सचिन जी, मम्मी जी ने अपनी कहानी सुनाई कैसे मम्मी जी ने अपनी पढ़ाई को महत्व ना देने वाले परिवार की सोच बदल दी। रूबी, मैंने बोला था ना, मेरी मम्मी बहुत मॉडर्न है। वो तुम्हें जॉब के लिए कभी भी मना नहीं करेंगी। पढ़ाई कभी घर नहीं तोड़ती बल्कि घर मजबूत करती है, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम अपने सपनों के साथ समझौता करो। रूबी की आंखें भर आती हैं। थैंक यू मम्मी जी। जाओ, फॉर्म फिल करके इंटरव्यू की तैयारी करो, तुम बहुत आगे जाओगी। लगता है मम्मी आपको अपनी कॉपी कैट मिल गई है। चुप कर, मेरी बहू मुझसे बेहतर बनेगी। सब एक साथ हंसने लगते हैं।